बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेवल हश्तम, ये आपके उर्दू का यूनिट है। मैं मिस शाज़िया खान कैंपस 9 से आपसे मुखातिब। आज जो हम बेटा काम करने जा रहे हैं वो है मजमून नवीसी का। हमारा मौजू, हमारा उन्वान क्या है? तालीमी इदारों में नज़्म व ज़ब्त की अहमियत। ये उन्वान जो है वो बतूल अली की किताब से लिया गया है। मजमून का सफ़ा खोलिएगा, मैंने यहाँ पूरे इशारात आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो आज हम बतूल अली से जो है वो मजमून नवीसी करने जा रहे हैं और हमारा उन्वान तालीमी इदारों में नज़्म व ज़ब्त की अहमियत है। सबसे पहले हम मजमून लिखने के तरीक़ेकार की दोहराई कर लेते हैं। इसकी बार बार दोहराई करना और उसकी मार्क्स स्कीम को समझना बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि आपको मैंने ये पर्चे अव्वल के पहले सवाल में मजमून नवीसी आता है और ये बहुत अहम सवाल है। ठीक है, 3 पैराग्राफ पे मुश्तमिल होता है। जब हम मजमून तहरीर करते हैं तो उसमें तरतीब और तसलसल का बहुत ख्याल रखा जाता है, यानी कि एक जुमला दूसरे जुमले के साथ मरबूत हो, कोई ताल्लुक ऐसा ना हो जो आप नुकात को बयान कर रहे हैं वो तरतीब हो उसके अंदर। ऐसा ना हो कि आपने इशारे जो आपको दिए जाते हैं उसमें आप आगे पीछे कुछ नुकात तहरीर करते हैं। इसका सबसे बेहतरीन हल मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपने काका बनाना है। जब आप रफ वर्क करते हैं, काका बनाते हैं, तो आपको बहुत सहूलत हो जाती है। तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। जामे अंदाज में लिखना चाहिए, यानी कि उसमें जो बात और नुकात आप तहरीर कर रहे हैं वो हकायक हकीकत से करीब तर, मुशाहिदे पर मबनी हो, तसव्वुरात पे मबनी और तख़य्युल पे मबनी बातें कम अज कम लिखें। ठीक है ना, क्योंकि अक्सर ऐसे मौजू CIA में दिए जा रहे हैं और दिए जाते हैं जिनका हकीकत से बहुत करीबी ताल्लुक होता है और वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से वाबस्ता होते हैं, उनका ताल्लुक होता है। तो उसमें जितना आप हकीकत से करीब तर होके लिखेंगे उतने ज्यादा नंबर आप कंटेंट में हासिल कर सकेंगे। मुहावरात का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। 3 पैराग्राफ हैं तो कम से कम 3 मुहावरात आने चाहिए। तो मुहावरात के लिए सबसे बेहतरीन मैंने आपको बताया है कि जब आप मुहावरात याद करते हैं तो कोशिश किया करें जो आपकी किताब का आखिरी हिस्सा होता है, रजिस्टर का जो आपका होता है बैक साइड, उसके में आप मुहावरात जो ऐसे रोजमर्रा में इस्तेमाल हो सकते हैं उनको नोट डाउन किया करें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जो है हम अगर अभी मेहनत कर लेंगे तो हम आगे हमारे लिए बेइंतहा आसानी हो जाएगी। ज़ख़ीरे अल्फाज जरूर होने चाहिए, जुमलों की तकरार ना हो। अब जुमलों की तकरार क्या होती है? जब हमारे पास ये लफ्जों की तकरार उस सूरत में होती है जब हमारे पास ज़ख़ीरे अल्फाज नहीं होते, यानी मुतरादिफ अल्फाज नहीं होते। तो आपने क्या करना है कि अपने मुतरादिफ अल्फाज का ज़ख़ीरा बेहतर बनाना है। हद अल्फाज इस सवाल की 150 है। ये सवाल जो है बड़ा अहम होता है, क्योंकि मैंने अमूमन ये देखा है अगर आपको पर्चा अव्वल के पहले सवाल पर अगर दस्तरस हासिल हो जाए, अबूर हासिल हो जाए, आप अच्छे अंदाज में जामे तरीके से अपने ख्यालात का इजहार कर सकें, तो आपके लिए दूसरा सवाल बेइंतहा आसान हो जाता है, जिसमें तख्लीकी तहरीरें दी जाती हैं, जिसके अंदर क्रिएटिव राइटिंग के अंदर आपके मुकालमा आ रहा है, तकरीर आ रही है, रिपोर्ट आ रहा है, खत आती है। तो ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं, क्योंकि मौजू जो होता है ना, ज्यादातर जो मजमून का मौजू होता है वही 2-3 साल के अंदर जो है वो खत में, रिपोर्ट में, तकरीर में आ जाता है। तो उसमें बड़ी सहूलत हो जाती है। तो हमें चाहिए कि जब हम कोई मजमून पे काम करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, तो उससे उसकी निस्बत से हमारे पास मालूमात का, अल्फाज का ज़ख़ीरा होना चाहिए। तो रफ वक्त जरूर बनाया करें, उसके अंदर आप तहरीर किया करें, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठे तो आप वो सिर्फ अहम नुकात को ही पढ़ लें, बार बार पूरा मजमून पढ़ने की, दोहराई करने की आपको जरूरत ना हो। तो आपको हर मौजू के से मुतालिक आपके पास मालूमात का ज़ख़ीरा होना चाहिए। ठीक है बेटा, कंटेंट अब ये 15 नंबर में सवाल आता है, 5 आपके 6, यानी 15 में से 6 नंबर आपके कंटेंट के हैं और 9 नंबर आपकी ज़बान दानी के। 6 किस तरह होंगे? क्योंकि CIA के पैटर्न पे आपको 3 इशारे दिए जाते हैं, हर इशारा 2 नंबर का। ये मजमून जो है हम बतूल अली से कर रहे हैं तो इसमें इशारे ज्यादा दिए जाते हैं, ताकि वो आपको आसान और सहूलत के हिसाब से देते हैं। क्योंकि आप अपने हश्तम में अभी शुरू किया है, ये आपकी रेफरेंस बुक है, तो आप जितनी इसकी मशक करेंगे तो आपको पास पेपर सॉल्व करने में बेइंतहा आसानी हो जाएगी। अब नज़्म व ज़ब्त, अब यहाँ पहले मौजूद जो दिया जा रहा है ना टॉपिक, उसको देखिए। एक तालीमी इदारे हैं और दूसरा नज़्म व ज़ब्त की बात हो रही
नज़्म व ज़ब्त क्या होता है? डिसिप्लिन होता है, यानी कि असूल कवायद की पाबंदी करना, उसमें रहकर अपने चीजों को, अपने कामों को, अपने जितने भी अमूर हो उनको देखना। अच्छा, कहाँ की बात हो रही है? तालीमी इदारों की बात। तालीमी इदारों में कौन होते हैं? तालिब इल्म तालीम हासिल करते हैं। तो ये डिसिप्लिन जो है वो ना सिर्फ एक इंसान की जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है, लेकिन यहाँ तालीमी इदारों में इसकी अहमियत क्यों है उस पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम इशारे देखेंगे कि आपको ऐसे कौन से इन्होंने इशारे दिए हैं जिस पर आपने अपना मजमून तश्कील करना है। हसूल इल्म में रुकावट नहीं होती, इस उम्र में अपनाई भी आदात जिंदगी भर रहती हैं, वक्त जाया नहीं होता, मस्बत माहौल, मजहब में नज़्म व ज़ब्त, मजहब भी नज़्म व ज़ब्त का सबक देता है। ये 5 इशारे हैं। अब आपकी 3 पैराग्राफ है, हम उसे कहेंगे मिस 5 इशारे दे दिए, 3 पैराग्राफ है, अब इसमें क्या करें हम? तो आपने क्या करना है कि इसको डिवाइड कर लेना है, इसको तकसीम कर लीजिए, ठीक है ना। अब आपका आ रहा है हसूल इल्म में रुकावट नहीं होती। अब यहाँ देखिए, इस उम्र में अपनाई हुई आदत जिंदगी भर रहती है, वक्त जाया नहीं होता, मुस्बत माहौल। अब क्या है कि आपने जो शुरू के 4 आपके जो अहम नुकात हैं, ये आप तमहीद के अंदर और अपने मतन के अंदर तहरीर कर सकते हैं। आखिरी जो है वो आप इख्तिताम में तहरीर कर लीजिएगा। अब इस पर मजीद आगे बात करते हैं कि तमहीद क्या चीज। तमहीद मौजू का तारुफ है। तो शुरू में आप तालीमी इदारों में नज़्म व ज़ब्त की अहमियत क्यों जरूरी है उसमें आप थोड़ा सा उस पर रोशनी डालेंगे, फिर इससे फायदे बताएंगे और आखिर में हमें मजहब क्या बता रहा है और किस तरीके से है उस पर हम रोशनी डालेंगे। तो हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। अब तदरीसी क्यों जरूरी है? क्योंकि तदरीसी अमल का मौसर होना उसी सूरत में मुमकिन है जब हमारे पास नज़्म व ज़ब्त होगा। हर काम को नज़्म व ज़ब्त क्या है? कायदे और तरीके से करना है। इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं? वक्त की पाबंदी है, काम मुकम्मल होता है, इंसान तवज्जो यकसुई से पढ़ सकता है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं कि सबका एहतराम करना, यानी जब हम हर चीज डिसिप्लिन होंगे, असूल व ज़वाबित, इदारे के जितने भी खवानीन हैं असूल व ज़वाबित की पाबंदी करवा सकेंगे और करेंगे तो क्या है, सब एक दूसरे का एहतराम करेंगे, खवानीन की पासदारी होगी और साजगार और पुरसुकून माहौल होगा। पुरसुकून माहौल क्यों जरूरी होता है? कि इंसान उसके अंदर यकसुई के साथ, तवज्जो के साथ, बहुत तवज्जो के साथ पढ़ सके। अब जब आप अपना मजमून शुरू करेंगे तो आप नज़्म व ज़ब्त की जब बात कर रहे हैं तो कहते हैं नज़्म व ज़ब्त सिर्फ तालीमी इदारे नहीं, बल्कि अगर आप कायनात पर भी नजर डालें तो हर चीज हमें नज़्म व ज़ब्त की ताबे नजर आती है, चाहे वो सूरज का तुलू होना हो या गुरूब हो, या दिन और रात का आना जाना, या मौसम की तब्दीली है। तो कायनात जो है वो भी नज़्म व ज़ब्त की ताबे नजर आती है। तो तालीमी इदारे जहाँ तलबा को तालीम दी जाती है, जहाँ उनकी किरदार और शख्सियत को संवारा जाता है, तो वो उनकी क्या है। अब दूसरा इशारा क्या था कि बचपन की जो आदत है, तो बचपन में जो आदतें उन्हें सिखाई जाएंगी और वो जो अपनाएंगे तो वो पुख्ता उम्र तक कायम रहेंगे। तो उसमें ही हमें उन्हें नज़्म व ज़ब्त और एक तरीके और सलीके से जिंदगी गुजारने का ढंग सिखाना है। उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, उससे क्या क्या फायदे होंगे कि वक्त की पाबंदी होगी, निसाब काम होगा, और सबसे बढ़कर तालीम हासिल करना वो मुमकिन होगा, रसूल इल्म आसान हो जाएगा, तदरीसी अमल कामयाब होगा। जब सारे इदारे में मौजूद अफराद जो हैं, चाहे वो इंतजामिया हो, असातिज़ा हो, आपके तालिब इल्म, अगर सबको अपने फराइज का पता है और ये पता है कि कौन से काम को किस तरीके से अंजाम पजीर करना है, तो किसी किस्म की कोई ऐसी कैफियत माहौल, ऐसी परेशानी या कैफियत का सामना नहीं करना पड़ेगा जिससे आपके इदारे में कोई इंतशार पैदा हो या उसमें नज़्म व ज़ब्त का कोई मसला उठे। तो सब लोग जब अपनी अपनी जिम्मेदारियां बाखूबी निभाएंगे तो इदारा यकीनन कामयाबी की तरफ गामजन होगा, ठीक है ना। तो खवानीन की पासदारी करना ही दर हकीकत नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपका स्कूल का कानून है कि आपको वक्त पर स्कूल पहुंचना है, अपने काम को मुकम्मल करना है, यूनिफॉर्म साफ सुथरा पहन के आना है, अपने मेहनत करनी है, इम्तिहान देने हैं, उसमें अच्छे ग्रेड लेके आना है और उसके बाद आपका दूसरी जमात में आप जा सकेंगे। तो ये सारी बातें क्या सिखा रही हैं आप? तो
تو یعنی کہ اگر آپ کسی اصول، اور دیکھیں نا امتحان ہوتے ہیں تو آپ کے اسکول میں کیا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا جس کا جب دل چاہے گا وہ یونٹ آ جائے گا، آج اردو کا ہے تو کل انگریزی کا ہوگا، نہیں، بلکہ آپ کو آپ کے ادارے کی طرف سے ایک بالکل نظم و اوقات کا ٹائم ٹیبل یعنی دیا جاتا ہے کہ کب کون سا مضمون آپ پڑھیں گے، کتنی دیر پڑھیں گے، اس دن میں کون سا وقت آپ کی چھٹی ہوگی، کس دن آپ جو ہے آپ کو آپ کا فیوریٹ یونٹ جو ہوتا ہے پی ٹی کا دیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں پہلے سے کیا ہوتی ہیں، طے کی ہوئی ہوتی ہیں. تو وہ سارا جو نظام الاوقات کا چارٹ بنتا ہے کہ دن میں کتنے یونٹ ہو رہے ہیں، کس طریقے سے ہوں گے، کون اساتذہ پڑھائیں گے، تو پڑھنے والے بھی ذہنی یکسوئی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایک اچھا ماحول پھلتا پھولتا ہے. کیونکہ اگر ماحول پرسکون اور سازگار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، کسی کو اگر یہ نہیں پتا کہ وہ اسے کیا پڑھایا جا رہا ہے اور پڑھانے والے کو نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھا رہا ہے تو کیا ہوگا، بھام پیدا ہوگا نا. تو اس طرح کیا ہوگا کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا، تعلیم جو ہے سلسلہ جاری اور ساری نہیں رہے گا، تو منصوبہ بندی نہیں ہو سکے گی. تو ساری کی ساری چیزیں کس سے ہیں، کس سے وابستہ ہوتی ہیں، نظم و ضبط سے ہوتی ہیں. اسی لیے نہ صرف طالب علم کی زندگی میں نظم و ضبط ہے بلکہ ادارے میں نظم و ضبط، کیونکہ ادارے کے اندر اگر نظم و ضبط ہے، وہاں موجود افراد جو ہیں اگر وہ کسی قانون کی اور قوانین کی پاسداری کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو پھر اس میں طالب علموں کو بھی اس چیز کے بارے میں باخوبی طور پہ سمجھایا جا سکتا ہے، ان کی تربیت کی جائے گی. کیونکہ آج کا جو طالب علم ہے کل کا وہ ذمہ دار شہری ہے، تو جو عادتیں اس کی کم عمری میں ہو جائیں گی وہ اس کی عادتیں پھر بدلنا بہت مشکل ہوگا. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے آپ نے مضمون تحریر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کائنات کا مشاہدہ ہو سکتا ہے. آخری میں جو تھا دین کی تعلیمات، ہمارا دین کیا سکھاتا ہے، نظم و ضبط کا پابند نہیں ہے کیا، آپ کی عبادت میں نماز ہے، روزہ ہے، حج، کس طریقے سے ہم پابندی کرتے ہیں کہ نماز اس کے مقررہ وقت پر ادا کی جاتی ہے. آپ روزہ دیکھ لیں کیسے سحری اور افطار ہوتی ہے، حج کے کیسے فرائض ہوتے ہیں. تو ہر چیز میں ہمیں ڈسپلن، اسلام ایک ایسا جامع دین ہے جو نظم و ضبط کا منہ بولتا ثبوت ہے، چاہے وہ آپ کی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. اور کائنات کے مشاہدے سے تو ہم نے جیسے پہلے بھی بات کی کہ کائنات تو ہر ذرہ، چاہے موسم ہو، چاہے دن و رات کا جانا ہے، یا چاند سورج کا طلوع اور غروب ہونا ہے، ہر چیز جو ہے وہ آپ کو نظم و ضبط کا منہ بولتا ثبوت ہے. کسی جگہ بھی آپ کو بے قاعدگی نظر نہیں آ رہی، بے ترتیبی نظر نہیں آ رہی، ہر چیز ترتیب اور سلیقے سے ہے. یہ سب کیا ہے، نظم و ضبط ہے. اس طریقے سے آپ نے اپنے مضمون کا اختتام کرنا ہے. اختتام کرنے کے بعد یہ 150 الفاظ پر مبنی ہونا چاہیے. اس میں 2 حرفی الفاظ اور 3 حرفی الفاظ بھی شامل ہوں گے. ٹھیک ہے بیٹا، محاورات کا استعمال آپ نے ضرور کرنا ہے. کوشش کریں کہ کم از کم 3 یا 2 محاورات لکھیے. حد الفاظ 150 ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی جماعت کا کام ہے کہ آپ نے مضمون تحریر کرنا ہے. تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کی اہمیت، بطول علی میں یہ سوال دیا گیا ہے، وہاں سے آپ اس کو دیکھیں گے. 5 اشارے ہیں اور اس میں شروع کے جو 4 اشارے ہیں وہ تمہید اور متن میں آ سکتے ہیں، اور آخری اشارہ جو ہے وہ آپ اختتام میں یعنی عبادات اسلام سے نقطہ نظر سے آپ اس کو بیان کر لیجئے گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سوال کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پھر انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا بیٹا. اللہ حافظ.